उसमें बहुत बड़ी बात पकड़ में ये आई कि पूरा का पूरा सह-अस्तित्व सूत्र ही पकड़ में आ गया। एक एक इकाई के मूल में प्रकाशित होने में, मूल में पूरा सह-अस्तित्व ही प्रकाशित होता है। तो सह स्थिति तो है, यही तो मूल अनुसंधान है। मूल अनुसंधान है। मूल अनुसंधान यही है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। क्योंकि जब भी मानव भी कोई जागृत होगा तो तो उससे पूरा पूरा सह-अस्तित्व ही प्रकाशित होगा। हाँ, जागृति में सह अस्तित्व की ही भूमिका है, जिसको अपन कहें। हाँ। और दूसरी बात है कि जागृति के बाद भी सह अस्तित्व ही प्रकाशन होगा, उसके आचरण में जो प्रकाशन होगा वो सह अस्तित्व हाँ, का और प्रकाशन। निरंतरता के अर्थ में होगा। हाँ, इसको पहचानने से ही व्यक्तिवादी अहमताएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती है। नहीं तो हम लोग व्यक्तिवादी तरीके से सोचते हैं ना, हम करेंगे, हम प्रचारित करेंगे, फैलाएंगे, हम दुनिया बदलेंगे, हम परिवर्तन करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं ऐसे सोचने में पूरी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। जब ना। भी दृष्टिकोण पूरी की हाँ, पूरी व्यवस्था सहज होता है तभी जाके एक बिंदु स्पष्ट जबकि होता है। हमको क्या सोचना है, उसकी जगह पे क्या करना है, तो हम भी भागीदारी करेंगे, सह अस्तित्व में भागीदारी पूर्वक ही, अपने में हम्म। व्यवस्था पूर्वक ही, और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जिएंगे। तो ये तो इस तरीके से जो व्यक्तिवाद है या व्यक्तिवादी अहमता है, वो विलय यहाँ हो तक कि जाती है। जो सामुदायिक अहमता है वो भी खत्म हो जाती है। वो भी खत्म हो जाती समुदाय के रूप में अहमताएं हैं वो विलय हो जाती है, क्योंकि कोई समुदाय भी कुछ नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र भी कुछ नहीं कर सकता। है। तो ठीक है। जो करने की जगह पर है, तो वो पूरी मानव जाति यदि अखंड समाज होती है, तभी वो ये सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित कर प्रकृति में संरक्षण संवर्धन का काम कर सकती है। अभी तो संरक्षण संवर्धन तो दूर, अभी तो हस्तक्षेप हो रहा है। हाँ। हस्तक्षेप विधि से सारा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इसीलिए मूल कार्यक्रम समझना ही है। हाँ। मूल जो कार्यक्रम है वो समझना समझाना है। हाँ। वो भी भैया समझना उसको समझाना ऐसे भी, करना। हाँ। हाँ, ऐसे हाँ भी जी। समझ रहे हैं ना कि भाई जागृति क्रम में वहां तक अभी तक मानव जाति के पास पूरी की पूरी व्यवस्था की जो समझ या मानव व्याख्यात होने की समझ अभी तक पहुंची नहीं है। क्रम तो वैसे ही पूरा बने रहेगा एक से लेकर अनेक तक। जितनी जितनी हाँ, पहुंचेगी उतना उतना परंतु वो वो भागीदारी के अर्थ में काम करेगा। परंतु पहुंचना अनिवार्य है, वो तो पहुंचेगी, अनिवार्य। है ना। हाँ, उसी के लिए समझ लो मेरे पास पहुंची है क्योंकि तो मेरा मेरा अभी काम है। जैसे अभी हम लोग है ना, हाँ। हम लोग सब आस्थावादी विधियों से जुड़े थे, है ना, बाबा जी के पास। हाँ। हाँ। तो जो आस्था, जिन आस्थाओं, उन आस्थाओं में तृप्ति नहीं मिल रही थी, हाँ। हाँ। तो यहाँ पर लगा कि ये कुछ नई बात है। उस नई हाँ। बात के आधार पे बाबा जी के संपर्क में आ गए। हम्म। तो सुनते सुनते लगा कि जिन चीजों पे आस्था रखते थे, हम्म। वो चीजें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं, है ना। हम्म। तो उससे धीरे धीरे आस्था से विश्वास की ओर गति हो गई, हम्म। है ना। तो समझने में गति आ गई, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता गया, तो वैसे वैसे लगा कि यार इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जीवन की अनंत काल की जो प्यास है वो तृप्त हो रही है। आस्था में जीते हुए भी आस्था तृप्त नहीं करती है ना। हम्म। अज्ञान में जीता हुआ आदमी अज्ञान में तृप्त नहीं होता है ना। भ्रम हम्म। में जीता हुआ आदमी भ्रम से तृप्त नहीं होता है। हम्म। आसक्ति में जीता हुआ आदमी भी आसक्ति में तृप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सुख नहीं है, है ना। आसक्ति में भी सुख नहीं है, लेकिन उसको आसक्ति के अलावा कैसे जीना है उसका चित्रण नहीं रहता है। तो इसीलिए उस आसक्ति में फंसा रहता है। उसको लगता है कि यही, कम से कम इतना तो मिल ही रहा है ऐसा। तो आसक्ति के क्रियाकलाप में फंस जाता है। तो जैसे ही ये मध्य दर्शन स्पष्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, सुख और बड़ी चीज है। हम लोग जैसा माने हुए हैं, वो सुख से कोई बहुत बड़ी चीज सुख है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ध्यान ये जाता है कि जो समझना है वो बड़ा सुख है। समझने का सुख जो है, सबसे पहले जीवन विद्या में यदि कोई सुख मिलता है, तो हम कुछ समझ गए हैं इसका सुख मिलता है, हम कुछ समझा पाते हैं इसका सुख मिलता है ना। और हम समझ गए हैं ऐसा लोग स्वीकार करते हैं, इसका भी सुख होता है ना।
जिसको हम लोग लोकेशना कह रहे हैं, उसका भी सुख रहता है। और ये जो सुख है वो आसक्तियों के सुख से ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है, वो सुख ज्यादा होता है। तो इसलिए फिर ज्यादा सुख हमारी अनुमान में आता है, हमारे अनुमान में ज्यादा सुख आता है। अच्छा, इस सुख की ओर जब हम ध्यान जाता है ना, जैसे हम समझने की ओर अपने को फोकस कर लेते हैं, तो शरीर और शरीर से संबंधी जो विषय है उस पे से ध्यान स्वाभाविक रूप से हट जाता है ना। तो फिर शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियों से संबंधित जो विषय है उसकी जगह ज्ञान को समझने, है ना, जो सहअस्तित्ववादी ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है, इसको समझने में जीवन क्रियाकलाप लग जाता, आशा विचार इच्छा लग जाता। तो हम लोग आपस में बात करते हैं तब भी यही करते हैं, सोते समय भी यही दिमाग में चलता रहता है, किसी के साथ व्यवहार करते हैं तब भी यही लगा। तो आशा विचार इच्छा जो है उसमें पूर्वानुक्रम शुरू हो जाता है, जो परानुक्रम होता है उसकी जगह पूर्वानुक्रम, है ना। कहीं और श्रेष्ठ कोई चीज है तो मन को लगता है कि उससे श्रेष्ठ कोई चीज है विचार, विचार को लगता है उससे कोई श्रेष्ठ चीज है जिसको चिंतन कह रहे हैं ना, चिंतन से भी कोई श्रेष्ठ चीज है बुद्धि, है ना, बुद्धि से कोई श्रेष्ठ चीज है आत्मा। ऐसा श्रेष्ठता की ओर, है ना, गति बनती है क्रमशः, है ना। तो हम जो भी आस्वादनों में जीते उन आस्वादनों से भी श्रेष्ठ कोई चीज है तो वो विचार है, विचार से भी कोई श्रेष्ठ जो चीज है तो वो जिसको अपन कह रहे हैं चिंतन है ना, व्यवस्था का चिंतन है, दर्शन है ना, विज्ञान और विवेक है, जो विचारों से ऊपर की चीज है ना, लक्ष्य की समझ है, दिशा की समझ है, ये सब जो है विचारों से ऊपर की चीज है। तो विचारों तक हमको कंपैरिजन में सुख रहता है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं सापेक्ष सुख रहता है। हाँ, इसलिए भैया विचारों के ऊपर की चीज आपकी विचार नियंत्रित उसमें हो जाता है। तो विचारों से जब ऊपर जाते हैं तो जो सुख है वो निरपेक्षता का सुख हो जाता है। अब जो है सापेक्षता नहीं है, निरपेक्षता है, उसका जो सुख है, और उसका सुख जो है सापेक्ष सुख से ज्यादा होता है। तो जैसे ये निरपेक्ष सुख जब पूर्ण होता है समझने के स्तर पे, उसी को साक्षात्कार की घटना कह रहे हैं। फिर वो जाके बुद्धि में स्वीकार होता है, बुद्धि में स्वीकार होने से जो भी चित्त में उधेड़ बुन होती है वो सब शांत हो जाती है, जो भ्रमित चित्रण होता है वो शांत हो जाता है। तो जो मन इधर उधर दौड़ता है, विचार इधर उधर दौड़ता है चित्त के प्रभाव में, वो ठहर जाता है, उसकी दिशा जो है बदल जाती है। इसी को कह रहे हैं कि नियंत्रण हो जाता है, संयम हो जाता है, ऐसा है। बढ़िया, ठीक है, चले अपन आगे अपना। हाँ भैया। हम लोग करीब 19 लोग आ गए हैं ना, अभी अपन शुरू कर सकते। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रत्यावर्तन परावर्तन है ना। तो स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इकाइयों के साथ वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी। स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे छोटे से छोटे यानी परमाणु, 2 अंशों के परमाणु से लेके बड़े से बड़े जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र हैं, और सभी पद, सभी पदों में और सभी अवस्थाओं में, है ना, ये स्पष्ट हो गया। स्थिति गति पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, और जिसको हम लोग प्राण पद, भ्रांत पद, है ना, आदि कह रहे हैं, उनमें भी ये स्पष्ट हो गया। तो अब कह रहे हैं कि अब प्रत्यावर्तन परावर्तन संबंधी जो ज्ञान, विचार, निर्णय, प्रमाण, फल परिणाम और ज्ञान की गवाही होने
पर ध्यान देते हैं, ऐसा कहते हैं। स्थिति गति स्पष्ट हो गया है। अब जो है प्रत्यावर्तन परावर्तन संबंधी मुद्दों को समझते हैं। तो गम्य स्थली के अर्थ में मानव सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। जैसे मानव चलने लगता है, उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है, नहीं तो चलने का कोई अर्थ नहीं है ना। गम्य स्थली ना हो और चलना हो, ऐसे मनुष्य को क्या कहेंगे? हम मनुष्य, हर मनुष्य सोच सकता है, तो इसलिए गम्य स्थली के साथ ही चलना होता है, विचार करना होता है, गति करना होता है। हाँ जी, ये गम्य स्थली को आप अपने थोड़ा समझाइए ना, मैंने व्याख्या तो देखी। गम्य स्थली यानी समाधान समृद्धि अभय श्रेष्ठ, है ना। गम्य स्थली मतलब जागृति पूर्णता, गम्य स्थली यानी देव मानवीयता, है ना। गम्य स्थली यानी मानव देव मानव, है ना। गम्य स्थली यानी अनुभव प्रमाण, इसी को हम लोग गम्य स्थली कह रहे हैं ना। या सुख शांति संतोष आनंद। तो मानव का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है वो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के अर्थ में। समाधान समृद्धि सहअस्तित्व पूरा होने पे उसी को जागृति कह रहे हैं, जागृति सहज प्रमाण कह रहे हैं ना। परंपरा में यदि गम्य स्थली को खंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना। समाज में गम्य स्थली सामाजिकता है, व्यक्ति में गम्य स्थली समाधान है, परिवार में गम्य स्थली जो है समाधान समृद्धि है। इस तरीके से हम गम्य स्थलियों को पहचान सकते, दिशा और लक्ष्य को पहचानना है। पहले हमको लक्ष्य स्पष्ट हो या दिशा स्पष्ट हो, है ना। यदि हमको लक्ष्य स्पष्ट है तो दिशा का निर्धारण हो जाता है। तो जो आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया, भैया लॉग आउट हुए हैं। अच्छा, अभी आ रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी क्रियाशील है ना चीजें हैं, सभी में गम्य स्थली दिखता है। उनके गम्य स्थली उनके साथ जुड़ा रहता है। ऐसे देखें तो जैसे मान लो कोई पक्षी किसी पेड़ पे रहता है, तो वो उड़ता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसका प्रमाण यही है कि सभी चलकर कोई निश्चित जगह पे पहुंचते हैं। जैसे जल में तैरने वाला मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर होते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं और कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं। कुछ जो हैं अत्यल्प जगह में होने वाले भी होते हैं। जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है, सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है, अपारदर्शिता के कारण दूसरी ओर दिखता नहीं है ना, एक ओर नहीं रहता है। वैसे ही नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह पे दिखाई देते हैं, जैसे झाड़ पौधे एक ही जगह पर रहते हैं। इस धरती में मानव भी रहता है और पक्षी भी रहते हैं। कुछ वर्ष पहले मनुष्य ऐसा सोचता था कि पक्षियां दूर दूर जाते हैं, वह बदल कर अब मानव भी पूरी धरती में घूमता है। घूमते हुए भी कोई ना कोई जगह में स्थान पे होता ही है, इसलिए होना एक अवश्यंभावी बना रहता है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ा हुई तथ्य है। स्थिति के बिना गति होती नहीं है। यह सिद्धांत अब सकारात्मक
यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होता है। तो मनुष्य की स्थिति गति सुस्पष्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मनुष्य का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है। जैसे लोग एक शहर से दूसरे शहर चले जाते आदि है। ऐसा परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानते हैं, पहचानवाने के रूप में समझते हैं, समझने के रूप में सीखते हैं और सीखने के रूप में अपने में प्रत्यावर्तन होना पाते हैं, प्रत्यावर्तन परावर्तन होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है उसी को प्रत्यावर्तन परावर्तन सुस्पष्ट हो। जो समझने समझाने का भाग है उसी में प्रत्यावर्तन परावर्तन सुस्पष्ट होता है। प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं और परावर्तन विधि से समझाते हैं। तो प्रत्यावर्तन विधि से समझते हैं और समझाने की विधि से परावर्तित होते हैं। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं, तो मानव कितनी क्रियाएं करता है? तो कायिक, वाचिक, मानसिक और कृत कारित अनुमोदित, इस तरीके से 9 विधियों से, है ना। इन सब के मूल में परावर्तन, परावर्तन के मूल में प्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुसूयित विधि से संपादित होती रहती है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं, सोचना हमारा परावर्तित होता है। परावर्तन के मूल में जो परावर्तित होता है उसमें मूल में कोई ना कोई समझ रहती है जिसको प्रत्यावर्तन करें। तो जो समझ के रूप में जो वैभव है वही परावर्तन की क्रिया है। तो इस तरीके से प्रत्यावर्तन परावर्तन जो है वो अनुसूयित विधि से संपादित होती है। तो समझाने वाले के अंदर समझ रहती है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी समझाने जाए और उसमें समझ ना हो, ठीक है। और जो भी समझ बनती है मानव के अंदर, वो जो परावर्तित जो भी प्रत्यावर्तन होता है उसके आधार पे समझ बनती। तो इसलिए प्रत्यावर्तन परावर्तन जो है वो एक प्रकार से अनुसूयित और आवर्तनशील भी कह सकते हैं, आवर्तनशील क्रिया के रूप में बना रहता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। परावर्तन की सार्थकता तभी संतोषजनक हो पाती है या हो पाई है जब समझने के लिए इच्छुक मानव हो। यदि समझने के लिए इच्छुक नहीं होता है तो उसमें परावर्तन की क्रिया संतोषजनक रूप से नहीं होती। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें मानव की भूमिका को भी उन्होंने कहा। मानव में यदि इच्छा होती है तो ये क्रिया जो है संतोषजनक रूप से पहचानने में आती। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम कार्य व्यवहार फल प्रयोजन संगत हो। तो जब हम किसी को समझा रहे होते हैं, यानी हम परावर्तित हो रहे हैं, उस समय कार्य व्यवहार फल और प्रयोजन संगत यदि हम उसको समझाते हैं तो वो सफल होता है, सार्थक होता है। तो यहाँ पर कार्य व्यवहार फल और प्रयोजन को स्पष्ट किया है। तो मानव में कार्य जो है, कार्य में उत्पादन का आधार रहता है, जिसको हम लोग कार्य कह रहे हैं, यानी जो उत्पादन का क्रिया है। व्यवहार में न्याय का आधार रहता है और फलन में मानवाकांक्षा है, जिसको हम लोग समाधान समृद्धि अवश्य स्थित करें। और प्रयोजन में जीवन लक्ष्य है, जिसको सुख शांति संतोष आनंद करें। पर सार्थक होना पाया जाता है यदि हम इसके ऊपर समझाने को केंद्रित करते हैं, किसपे? कार्य व्यवहार फल और प्रयोजन पे। तो परावर्तन का क्रिया सार्थक होना पाया जाता है। इनकी मतलब उत्पादन न्याय मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है। और हर मानव जो है इनको सार्थक ही करना चाहता है, अपने कार्य में सफल होना चाहता है, व्यवहार में सफल होना चाहता है
और जो मानवाकांक्षा है उसमें सफल होना चाहता है, और जीवन का जो प्रयोजन है सुख शांति संतोष आनंद, है ना, इसमें भी वो सफल होना चाहता है। तो सार्थक होने, जी सुरेन भैया। हाँ जी बोलिए। और ये जरा देखिए यहाँ पे जो लिखा है, कार्य में उत्पादन का आधार, व्यवहार में न्याय का आधार, फलन में मानवाकांक्षा के आधार, प्रयोजन में जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना पाया जाता है। तो ये जो फलन और प्रयोजन में यहाँ पे क्या अंतर है? क्योंकि जीवन लक्ष्य भी तो फलन ही है, तो दोनों शब्द का क्या अंतर है? जब मानव परंपरा में होता है तब उसको हम समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र कहते हैं। नहीं वो ठीक है, और जब जीवन में होता है तो अल्टीमेटली नहीं भैया, मैं शब्द के बारे में कह रही हूँ। वो ठीक है, लक्ष्य मुझे स्पष्ट है, मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य। मैं कह रही जो फलन शब्द है और प्रयोजन शब्द, इन दोनों में यहाँ क्या अंतर है? प्रयोजन जीवन में होता है, फलन जो है मानव में होता है। अच्छा, इसी आधार पे है बस? हाँ, इसी आधार पर। जीवन में कोई फलन की घटना नहीं है, जीवन में प्रयोजन है ना। ठीक है, और व्यवस्था के अर्थ में फलन है। हाँ जी ठीक, ठीक है ना। ठीक है भैया, स्पष्ट है। तो कह रहे हैं कि हर मनुष्य का समझदार होना एक साधारण घटना है, सामान्य घटना है, सबसे वांछित घटना है। तो ऊपर ये बात की कि जो उत्पादन न्याय मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है, यह मुद्दा पहले से स्पष्ट हो चुका है ना। तो मैंने इसमें ये कहा कि इसके अर्थ में यदि कोई परावर्तन की क्रिया होती है तो वो सफल होती है या सार्थक होती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर बाबा जी कह रहे हैं कि हर मनुष्य का समझदार होना एक साधारण घटना है या सामान्य घटना है, सभी में होती ही है। सबसे वांछित घटना भी यही है ना। समझदार होने के फलन में ही अन्य सभी कड़ियां अपने आप जुड़ती हैं। समझदारी के साथ ही फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना आवश्यक है। फल परिणाम मानवाकांक्षा सार्थक होने से है। तो वो जो फलन है उसी को फल परिणाम कह दिया है आपने, है ना। तो मानवाकांक्षा सार्थक होने से, यानी समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व सार्थक होने से। समझदारी का प्रमाण भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से। फिर कह रहे हैं कि मानव का संपूर्ण कार्य व्यवहार की सार्थकता भी मानवाकांक्षा का सार्थक होना है। तो मानव जो भी संपूर्ण कार्य व्यवहार करता है वो भी तभी सार्थक होता है यदि वो मानवाकांक्षा के अर्थ में सार्थक होता है। फिर कह रहे हैं कि मानव की संपूर्ण व्यवस्था प्रक्रिया है परिवार से लेके विश्व परिवार तक, तो न्याय धर्म सत्य प्रक्रिया है ना, वो भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से ही है। यदि मानवाकांक्षाएं सार्थक होती हैं तो व्यवस्था का कोई प्रयोजन नहीं, तो व्यवस्था का भी क्या प्रयोजन। फिर कह रहे हैं कि मानवीय व्यवस्था, मानवीय शिक्षा, मानव के सोच विचार की सार्थकता यदि कुछ है तो वह केवल मानवाकांक्षा पूरा होने से ही है, जिसको हम लोग समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व करें। इसमें मुख्य बात यही है, अर्थात यह सब कहने का मुख्य मुद्दा यही है कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनाकांक्षा पूरा होता ही है। तो यदि समाधान होता है तो सुख, समाधान समृद्धि शांति, समाधान समृद्धि अभय होने से संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व होने से आनंद। तो इस तरीके से मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनाकांक्षा पूरा होता ही है। परावर्तन में इस बात का जिक्र आ चुका है कि समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। इसके अलावा कोई चीज होता है तो वह है अनुमोदन। अनुमोदन भी इन तीन अर्थों में ही सार्थक होता है।
या सार्थक होना पाया जाता है। इस ढंग से कृत, कारित और अनुमोदन विधि से मानव परावर्तित होता है। ठीक है, ये स्पष्ट है ना? हाँ भैया। फिर है मानव परावर्तित होने से तात्पर्य क्या है? तो मानव परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही मानव का मूल या मौलिक स्वरूप है, वही परावर्तित होता है। तो जो परावर्तित होने वाली वस्तु क्या है? तो वो ज्ञान है, विवेक है और विज्ञान है। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही मानव का मूल या मौलिक स्वरूप है, वही परावर्तित होता है। तो जो, और ये जीवन में ज्ञान होता है ना, जीवन में ही ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता हो, वही परावर्तित होती। परावर्तित होने का तात्पर्य ऊपर कहे गए कृत, कारित, अनुमोदित विधियों से प्रमाणित होने से है। ऐसे परावर्तन क्रम में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव का मूल्यांकन हो जाता है। अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता का ख्याति हो जाता है अथवा सूत्र व्याख्या हो जाता है। तीसरी विधि से अर्थ व्याख्या हो जाता है। तो ये जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही है, वही मानव का मूल है या मानव का जो मौलिक स्वरूप है वो वही है ना? जैसे जीवन में जो भी क्रियाकलाप है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 10 क्रियाएं हैं, 5 बल, 5 शक्ति हैं। तो क्रियाओं से जो उपलब्धि है वो ज्ञान, विवेक, विज्ञान है। तो उपलब्धि के साथ ही जो है मानव का मूल स्वरूप जो है समझ में आता है। और वही परावर्तित होता है। किस रूप में परावर्तित होता है? करने के रूप में, कराने के रूप में, अनुमोदित करने की विधियों से, यानी कृत, कारित, अनुमोदित विधियों से प्रमाणित होने से ही है। फिर कह रहे हैं कि ऐसे परावर्तन क्रम में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव का मूल्यांकन हो जाता है। यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में मानव नहीं जी रहा है, तभी वो भ्रमित मानव के रूप में मूल्यांकित होता है। यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मानव जी रहा है, तो वो मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में मूल्यांकित होता है। अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता का ख्याति हो जाता है अथवा सूत्र व्याख्या हो जाता है। तो मानव जो है अखंड समाज तक सूत्रित होता है। इस रूप में अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता का ख्याति हो, तो मानव का जो आवश्यकता है उसका ख्याति भी अखंड समाज विधा में ही हो पाता अथवा सूत्र व्याख्या हो जाती। तीसरी अर्थ में कहा कि अर्थ व्याख्या हो जाती। अर्थ को नीचे स्पष्ट किया है। मानव आवश्यकता के अर्थ में, मानव की आवश्यकता के अर्थ में परिवार व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात स्पष्ट हो चुकी। तो मानव रूपी अर्थ इसी क्रम में प्रमाणित हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसी के लिए संपूर्ण ज्ञान, विवेक, विज्ञान सूत्र से व्याख्या तक पहुंचता है। इनमें से सह अस्तित्व रूपी बीज आकांक्षा के रूप में है, जो सभी में रहता है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान सूत्र के रूप में कार्य, व्यवहार और व्यवस्था व्याख्या के रूप में संपन्न होता हुआ दिखता है। तो जिसको हम लोग कार्य व्यवहार कह रहे हैं, उसमें भी ज्ञान, विवेक, विज्ञान रहता है। यही ज्ञान, विवेक, विज्ञान जो है फिर व्यवस्था की व्याख्या के रूप में संपन्न होता हुआ स्पष्ट होता है, दिखता है। ये स्पष्ट हो रहा है? कोई प्रश्न तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं लगता है भैया, मुझे नहीं है। और
फिर है यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। अतएव मानव सहज जागृत प्रवृत्ति सुस्पष्ट हो गया। इसे स्पष्ट करना ही प्रमाण के लिए जितने भी कार्य व्यवहार करेंगे ये सब परावर्तन के लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती, आशय पूर्ति पूरी है। सर्वशुभ सुंदर समाधान पूर्ण अपेक्षा सार्थक हो जाती है। सर्वशुभ का मतलब, तो फिर वो कह रहे हैं कि सुखी होना आशय है और जो समृद्धि अभय से स्थित है, और अपेक्षा जो है मानव में जो अपेक्षा है वो सार्वभौमता और अखंडता ही है। तो सर्वशुभ सुंदर समाधान पूर्ण अपेक्षा सार्थक हो जाती है। अपेक्षा जो है सार्वभौमता और अखंडता ही है। आशय जो है वो सुखी होना है और लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय से स्थित है। आशय लक्ष्य अपेक्षा अपने आप में पूरक विधि से सार्थक हो जाते हैं। तो ये जो आशय की पूर्ति है, लक्ष्य की पूर्ति और अपेक्षा की पूर्ति है, ये मानव परंपरा में परस्पर पूरक विधि से ही इनका सार्थक होना पाया जाता है। लक्ष्य जब पूरा होता है तो समाधान सुख रूप में, समाधान समृद्धि शांति रूप में, समाधान समृद्धि अभय संतोष के रूप में और समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व आनंद के रूप में अनुभव होता है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा ही है पहले से। इसी क्रम में सह अस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख शांति संतोष आनंद के रूप में ख्यात होता है। तो बाबा जी ने 4 तरीके से अनुभव को लिखा। सह अस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख शांति संतोष आनंद के रूप में ख्यात होना देखा गया है। इसे हर आदमी अपने अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। इसे जांचने के उपरांत ही हम सत्यापित किए हैं लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। हर व्यक्ति अनुभवगामी विधि से अध्ययन शोध परीक्षण निरीक्षण पूर्वक अनुभव और परावर्तन में अनुभव मूलक प्रणाली से मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना हो जाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो अनुभवगामी विधि से जो हम अध्ययन शोध करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उससे अनुभव परावर्तन में अनुभव मूलक प्रणाली से, तो जब हम अध्ययन पूर्वक अनुभव तक पहुंचते हैं फिर अनुभव मूलक प्रणालियों को जीने में नियोजित करते हैं, तो उससे मानवाकांक्षाओं को प्रमाणित करना हो जाता है। इस प्रकार अध्ययन बोध अनुभव मूलक विधि से अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। यही अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अनुभव मूलक विधि से जीने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के क्रम में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होना, क्रम से समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व का प्रमाण हो जाना एक जागृत व्यक्ति का पहचान
हो पाता है। एक जागृत व्यक्ति को पहचान हो पाता है सर। इतना ही नहीं, हर नर नारी जागृत होना चाहते हैं, इसलिए जागृत होने योग्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना ही एकमात्र उपाय है। मानवीय शिक्षा में मानव से मानव के लिए आवश्यकीय सभी मुद्दे अध्ययन के लिए वस्तु है। तो मानव में ज्ञान विवेक विज्ञान है ना, मानव से यानी जब हम विवेक को व्यवहार आयाम में नियोजित करते हैं तब मानव से हो जाएगा, यानी ज्ञान विज्ञान जो ज्ञान है जब वो विवेक और विज्ञान पूर्वक मानव उसको नियोजित करता है संबंध निर्वाह, वो मानव से मानव के लिए मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आवश्यक सभी मुद्दे अध्ययन के लिए वस्तु। इस ढंग से मानव परंपरा उत्तरोत्तर जागृत होने के रूप में परावर्तित रहता ही है। प्रत्यावर्तन में सुख शांति संतोष आनंद से सराबोर रहता है। मानवाकांक्षा अपने आप में कार्य विधि से प्रमाणित होता ही है, यही जीने का तात्पर्य है। अर्थात कार्य लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य है। इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। इस ढंग से मानव परंपरा उत्तरोत्तर जागृत होने के रूप में परावर्तित रहता ही है। प्रत्यावर्तन में सुख शांति संतोष आनंद से सराबोर रहता ही है। मानवाकांक्षा अपने आप में कार्य विधि से प्रमाणित होता ही है, यही जीने का तात्पर्य है। अर्थात कार्य लक्ष्य प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य है। मानव कुल में ज्ञान विवेक विज्ञान प्रमाणित होता है। यही निर्विवाद स्वत्व का स्वरूप है। ऐसे स्वत्व यानी ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी जो स्वत्व है वो परावर्तन में सार्थकता का आकलन और स्वीकृति के आधार पर ही स्वत्व में आकलन बनता ही रहता है। निरंतर श्रेष्ठता की ओर हम अपने में से प्रमाणित होना बनता ही है। एक बार प्रमाणित होने के बाद प्रमाण विधि में श्रेष्ठता की श्रृंखला बन जाती है। यह प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता है। मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक पूंजी प्रत्यावर्तन विधि से निरंतर प्रखर और वृद्धि होते ही जाता है। मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक पूंजी प्रत्यावर्तन विधि से निरंतर प्रखर और वृद्धि होते ही जाता है। वृद्धि का मतलब आज एक मुद्दे में प्रमाणित हुए, कल 2 मुद्दों में, परसों 3 मुद्दों में प्रमाणित हुए, होने की स्वीकृति समाहित होने में स्वीकृति समाहित होती ही जाती है। तो यह प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है। यह प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है, अर्थात स्वीकृति रहने में है। यही पुनश्चय परावर्तन के लिए पूंजी बनाए रहती है। ऐसे अनुभव ही बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। फलस्वरूप परावर्तन में हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं। इस विधि से परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत होना प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट होता है। जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र और व्याख्या है। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है, हर परावर्तन अनुभव सूत्र की व्याख्या है जो जीने में दिखती। इस विधि से मानव के स्वरूप का प्रमाण प्रत्यावर्तन में ज्ञान विवेक विज्ञान रूप में
परावर्तन में कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। यही जागृत परंपरा है। पीढ़ी से पीढ़ी को बनाए रखना हर मानव का कर्तव्य और दायित्व है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे थोड़ा आप लोग अपने अपने विचार रखिए, ताकि जो सेशन है थोड़ा इंटरेक्टिव हो सके। तो सुनीता बहन, आप बताइए क्या समझ में आया। हेलो। हाँ जी, मैंने कहा ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपको क्या समझ में आया, थोड़ा सा जी सबके सामने रखिए। जी बेसिकली जो मानव का स्वत्व है वो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को मानव का स्वत्व कहा है। और ये जब स्वत्व परावर्तित होगा, मतलब व्यवस्था में भागीदारी या कार्य व्यवहार के अर्थ में, तो जो सार्थकता है उसका आकलन है, और स्वीकृति के आधार पर स्वत्व में आकलन जो बनता है, तो उससे निरंतर श्रेष्ठता की ओर गति अपने में प्रमाणित होना बनता है। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो अच्छा, ऑन कर ठीक, ताकि लोग देख भी सकें। जी ठीक है। हाँ। यदि कोई असुविधा नहीं हो तो। नहीं, कोई असुविधा नहीं है, मैं करती हूँ। मुझे लगा कि वीडियो शायद ऑन करना यहाँ पे भी है। मैंने ऑफ कर दिया अपना वाला। जी। हाँ जी, बताइए। जी, जो जैसे जैसे व्यवस्था में भागीदारी मेरे से बनता जाता है, पहले परिवार में या फिर परिवार के समूह में, परिवारों के समूह के बाद ग्राम और ग्राम के समूह में, एक एक उस पे, और जिस तरह से और मानव परंपरा में स्वायत्त मानव से परिवार मानव के रूप में जो फैलाव होता जाता है, तो उसको श्रेष्ठता की जो श्रृंखला बनती जाती है। तो इस तरह से कि ये जो प्रत्यावर्तन मुझ में हुआ स्वत्व में, उसको जो सह अस्तित्व विधि से वो दृढ़ता का सूत्र बनता है कि प्रमाण मुझ में दृढ़ता है कि ये प्रत्यावर्तन हुआ, यही सही के अर्थ में है। इसी के आधार पे मुझे प्रमाण जैसा जैसा मिलता जाता है, तो दोनों की जो मैचिंग है उसको हम देख सकते हैं प्रमाणित होने के आधार पे। तो जो प्रमाण विधि से ही जो सार्थक पूंजी है, प्रत्यावर्तन विधि से निरंतर प्रखर और वृद्धि होता जाता है। तो जैसे जैसे प्रमाण विधि में जो मुझे मेरी जो सार्थक पूंजी कहे, मतलब जो मुझे प्रमाण मिलता जाता है फल परिणाम के रूप में, वही और मुझे प्रत्यावर्तन और आगे जो होता जा रहा है उसमें जो और वृद्धि भी होती जा रही है। अंततः जो अनुभव तक पहुंचने की बात है, तो उसमें और मुझे विश्वास बनता जाता है कि अंततः यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। बहुत बढ़िया जी। वृद्धि का मतलब है कि आज वृद्धि का मतलब वही जैसे आपने अभी कह ही दिया कि मुझे आज एक मुद्दा समझ में आया कि मैंने मूल्य के आधार पे किसी के साथ जी के देख लिया। शिष्ट मूल्य में जो दूसरा मेरे साथ व्यक्ति था, उसके साथ जो मुझे उभय समृद्धि का प्रमाण उभय तृप्ति या कार्य में उभय समृद्धि का प्रमाण मिला, उसके अर्थ में फिर और व्यक्तियों के साथ जी के देखा, फिर और दूसरे मुद्दों से परस्परता में, परिवार में समाधान समृद्धि के साथ, फिर परिवार समूह में अभयता के मुद्दे पे जैसे जैसा हम विश्वास प्रमाणित होता जाए या एक एक मुद्दा प्रमाणित होता जाए, तो उससे मुझे इसको वृद्धि कहा कि धीरे धीरे मुझे अपने में विश्वास भी होता जा रहा है, और जो स्वत्व है प्रत्यावर्तन का जो दृढ़ता है वो भी बनती जा रही है। बहुत बढ़िया। और यह प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है। तो अंततः प्रत्यावर्तन जो है अनुभव पर्यंत तक होते रहना है, और उसमें जो स्वीकृति बनी रहना है, तो उससे फिर से मेरे लिए और परावर्तन के लिए क्या मैं कार्यक्रम बनाऊं, किस तरह से कार्य योजना बनाऊं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की भागीदारी के अर्थ में, उसके लिए मेरे लिए यही मेरी ही पूंजी बना रहता है परावर्तन के लिए, योजना के लिए। बहुत बढ़िया।
ऐसे अनुभव ही बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। तो ये जो अनुभव है, जो अनुभव संपन्नता है, अब जो बोध बुद्धि में, मतलब बोध जो क्रिया है या बुद्धि जिसको हम एक अपनी फैकल्टी के रूप में हम कह रहे हैं, उसमें समाधान अवस्थित बना ही रहता है। अब उस समाधान के आधार पर ही हर बार या हम जब परावर्तन में कोई भी योजना, कार्य योजना, परिवार से लेकर जितने तक भी हम फैल पाते हैं, परिवार समूह या समाज के अर्थ में, अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में, वहां पे प्रमाण को हम हर समय प्रमाणित करने की स्थिति में आ जाते हैं। और फलतः इस विधि से परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत होना प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट होता है। तो परावर्तन क्रिया है अनुभव के लिए भी नित्य स्रोत होना, और प्रत्यावर्तन से अनुभव तक पहुंचे, और परावर्तन उसमें मतलब जो भी हम व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में हमने प्रमाण मिलते चले गए, तो वो नित्य स्रोत बना ही है। जो प्रत्यावर्तन विधि से ये हमें स्पष्ट हो गया कि अब ये नित्य स्रोत के रूप में मुझमें बना ही रहता है। फिर से बोलो इस बात को, जो परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत बन गया। अब मैं जब भी इस अर्थ में, जब भी व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए जो भी योजना एक मानव से सर्व मानव के लिए जो तैयार होगी, वो ये प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट हो गया कि हर समय परावर्तन क्रिया में जो प्रमाण मिल रहा है वो नित्य स्रोत बना ही है, और जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र और व्याख्या है। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है, अर्थात जब भी जागृति है, मुझ में जागृति या मुझ में जो भी वास्तविकताएं हैं, सच्चाइयां हैं, और जो भी संपृक्तता है, संपृक्तता में जड़ और चेतन इकाइयां हैं, जड़ और चेतन इकाइयों के जो अंतर संबंध है, उसकी मुझ में जो स्पष्टता हुई है, ये जो अनुभव सूत्र है, यही इसकी प्रत्यावर्तन ही उसका व्याख्या भी, वो सूत्र और व्याख्या भी है। और हर परावर्तन भी अनुभव सूत्र की व्याख्या भी है। तो जैसे जैसे प्रत्यावर्तन हुआ, एक एक स्थिति में आगे बढ़ते चले गए, उसके आधार पर जैसे जैसे परावर्तन होता गया, तो अनुभव सूत्र प्रत्यावर्तन में दिख गया, और परावर्तन में उसकी व्याख्या हो गई प्रमाण के रूप में। इस विधि से मानव के स्वरूप का प्रमाण प्रत्यावर्तन में ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में, परावर्तन में कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी के रूप में। तो मुझमें ज्ञान विवेक संपन्नता, समाधान या विचारों में समाधान या इसका बोध हो गया और वो स्थापित है, अवस्थित हो गया। तो परावर्तन में जब भी कार्य या व्यवहार उत्पादन के लिए या मानव के साथ मानव परस्परता में व्यवहार में, और जब भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी तक जितना भी फैलाव है, वहां पे प्रमाणित होता जाता है। और इस तरह से जो मानव की जागृत परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुनिश्चित होता है। इसी अर्थ में कहें तो संस्कृति और सभ्यता विधि व्यवस्था के अर्थ में सुनिश्चित होता जाता है, और हर मानव इसमें अपनी भागीदारी को कर्तव्य और दायित्व के रूप में बनाए रखता है, और पीढ़ी से दर पीढ़ी ये इसके जो है बीज के रूप में बना रहता है। इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि एक समझदार जिम्मेदार मानव जब व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में तैयार होता है, तो अपने ही जैसा और मानव बनाने की जो शिक्षा संस्कार के अर्थ में तैयारी है, उसको कर पाता है। तो एक से अनेक समझदार मानव उसकी परंपरा जो है उसको बना सकने की स्थिति में आ पाता है, या उसमें वो प्रमाण भी दे पाता है, साथ में एक पूरी परंपरा तैयार हो जाती है जो आगे चलने वाली। जिस तरह से हम वंश विधि से या बीज विधि से प्राणावस्था में और जीवावस्था में परंपरा देखते हैं या मानव शरीर में देखते हैं, उस तरह से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में
इस परंपरा को हम की तैयारी हो जाती है। ठीक है, फिर इसको बनाए रखना ही मानव का कर्तव्य दायित्व है, ये हो गया। कर्तव्य दायित्व, हाँ, वो मैंने जोर दिया कि कर्तव्य दायित्व उसमें उसका समाहित हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रिया के संबंध में काफी अध्ययन संभव हो गया है। इसी क्रम में परंपरा में शिक्षा संस्कार एक अनुसूचित क्रिया है। परावर्तन विधि से अध्यापन, प्रत्यावर्तन विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। अध्यापन एक श्रुति अथवा भाषा होना सुस्पष्ट है। भाषा का अर्थ है अस्तित्व में वस्तु होना सुस्पष्ट हो चुकी है। भाषा के अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु बोध होना ही मूल आशय है। यानी भाषा तभी सार्थक होती है जब अस्तित्व में वस्तु बोध हो जाए। यही प्रत्यावर्तन क्रिया है। हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित हो पाती है। इस विधि से अध्ययन कार्य अनुभवगामी पद्धति से होना सुस्पष्ट है या स्पष्ट है। यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। इस विधि से परावर्तन अध्यापन क्रिया है। अर्थबोध होना और अनुभव होना अध्ययन का फलन है। अर्थबोध का अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। अर्थबोध का अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि हर अर्थ का अस्तित्व में वस्तु बोध होता है। अनुभव महिमा की रोशनी से वंचित होकर अध्ययन में वस्तु बोध होता नहीं है। अभी तक जितने भी वस्तु बोध हुई हैं, ये सब अनुभव में ही प्रमाणित होकर अध्ययन के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मनुष्य का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी ये समीक्षा में क्यों नहीं हो पाया, तो मनुष्य की संपूर्णता रासायनिक भौतिक सीमा में ना होकर अथवा रासायनिक भौतिक वस्तुओं की महिमा शरीर तक ही सीमित रहने के आधार पर मानव का संपूर्ण अध्ययन होना संभव नहीं हुआ, क्योंकि मानव को केवल शरीर की सीमा तक ही हम अध्ययन करने का प्रयास करते रहे, इसमें संभव नहीं हुआ। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में विद्यमान है और परंपरा के रूप में वर्तमान है। परंपरा के लिए शरीर भी एक आवश्यक या एक प्रधान आधार है। परंपरा का अर्थ होता है पीढ़ी से पीढ़ी अथवा वंश परंपरा ही रहा है। शरीर परंपरा रचना विरचना के आधार के रूप में ही सीमित है, जबकि मानव परंपरा में जीवन और शरीर संयुक्त वरीय स्थिति में प्रमाणित होता है, अर्थात शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। शरीर हो जीवन ना हो, ऐसी स्थिति में मानव होता नहीं है। इसीलिए मानव संज्ञा में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप की ही स्वीकृति है। यह भी मानव की समझ में आ चुका है। शरीर ही जीवन तो निर्जीव होता है। निर्जीवता जीवन का वियोग ही है। जीवंतता ही जीवन और शरीर का सम्यक प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में मानव संतुष्टि, जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही। मानव संतुष्टि के साथ जीवन संतुष्टि सार्थक होता ही है। इस तथ्य का अध्ययन अपने में स्पष्ट हो चुका है। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना मानव जीवन सार्थक होता हुआ प्रमाणित होता है। इसी क्रम में मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया। उसी का यहाँ पर स्पष्टीकरण और उल्लेख है। फिर है अनुभव मूलक और अनुभवगामी में क्या अंतर हो जाता है? अनुभवगामी में हम लोग श्रवण मनन अध्ययन निधिध्यासन इस विधि से चलते हैं ना। अनुभव मूलक विधि में जैसे बाबा जी को अनुसंधान पूर्वक अनुभव हुआ है ना, वो अनुभव जो है वो दर्शन वाद शास्त्र संविधान और आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो ये दोनों विधियों का अंतर।
एक विधि में जो अनुभव मूलक जो भी सूचनाएं हैं या दर्शनवाद शास्त्र हैं, उनका हम लोग श्रवण करते हैं, उनका मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनसे अवधारणाओं तक पहुंचते हैं, फिर उनको जीने में प्रमाणित करते हैं। इसको अनुभवगामी विधि कहते हैं। और अनुभव मूलक विधि में जैसे बाबा जी के साथ हुआ कि उनको पहले अनुभव हो गया, अनुभव में उनको सच्चाइयां पता लगी, वही चित्त में आके उसका भाषाकरण हुआ, उस भाषा को उन्होंने दर्शनवाद शास्त्र संविधान के रूप में अभिव्यक्त किया, फिर जो भी अभिव्यक्त किया उसको जीने में प्रमाणित किया। इस रूप में अनुभव मूलक विधि, ये दोनों में अंतर है। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है। योगेश भाई, हाँ भैया। तो थोड़ा इसको रिवाइज करिए, ये पूरे 2-3 पैराग्राफ को सुनीता बहन ने जहाँ तक किया उसके बाद से। मतलब पढ़ना है या उसमें जो मुझे स्पष्ट जो हुआ आपको जो समझ में आया। अच्छा। तो पहला अध्ययन और अध्यापन को स्पष्ट किया, उसी के अर्थ में उन्होंने भाषा को स्पष्ट किया, फिर वस्तुबोध को स्पष्ट किया, है ना, प्रत्यावर्तन की महिमा उपलब्धि को बताया, फिर अर्थबोध को बताया, है ना। तो इस तरीके से प्रत्यावर्तन को उन्होंने स्पष्ट किया। फिर ये भी बताया कि क्यों नहीं हो पाया प्रत्यावर्तन परंपरा में, उसका उन्होंने इतने को थोड़ा सा आप करिए रिवाइज। यहाँ तक हम संतुष्टि तक पहुंच गए हैं ना। तो मानव में संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि को पहचानना है क्या आप, और आपका वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि सब लोग देख भी सके, है ना। ठीक है भैया। हाँ। ये पैराग्राफ से करना है ना। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में काफी अध्ययन संभव हो गया है, यही से ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में जैसे हमने आगे देखा कि काफी अध्ययन संभव हो गया है। इसी क्रम में परंपरा में चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार एक अनुसूत क्रिया है। तो आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं? प्रत्यावर्तन मोबाइल में पढ़ रहे हैं क्या आप? मोबाइल की किताब से पढ़ रहे हैं? मैं मोबाइल में नहीं, मैं तो हाँ मोबाइल में तो मुझे जो है दिखने में तकलीफ रहती है। हाँ, तो थोड़ा सा दूर रखिए ना मोबाइल आपका, ताकि आपका अच्छा आपकी मुख मुद्राएं जो हैं वो दिख सकें। अच्छा हाँ जी, हाँ। अब अभी आपको सामने दिख ही रहा होगा आपका विजुअल। हाँ ठीक है, अब ठीक है। मेरे को नहीं दिखता भैया। अभी दिख रहा है भैया, आप बिल्कुल सही दिख रहे हो। मेरा विजुअल मुझको नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखेगा? आपको नहीं दिखता है? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो हम लोगों को दिख रहा है, चलिए वो समस्या बाद में सॉल्व करेंगे। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में काफी अध्ययन संभव हो गया है। इसी क्रम में परंपरा में चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार एक अनुसूत क्रिया है। परावर्तन विधि से अध्यापन, प्रत्यावर्तन विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। अध्यापन एक श्रुति अथवा भाषा होना सुस्पष्ट है। भाषा का अर्थ है अस्तित्व में वस्तु होना सुस्पष्ट हो चुकी है। भैया मुझे तो लगता है कि यहाँ बाबा जी ने जो लिखा है सब जो है मतलब वैसे समझ में आए वैसी चीज है। अगर कोई बोले कि मुझको समझ में नहीं आया तो उस पर बात हो सकती है। कोई बात नहीं, जो आपको समझ में आया वो तो बता ही सकते हैं। हाँ। भाषा के अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तुबोध होना ही अध्ययन का मूल आशय है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर भाषा से कोई वस्तुबोध होता है वही अध्ययन का मूल आशय है, और वस्तुबोध होना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित हो पाती। सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होना मतलब जो है वो
जीने में आता है, कार्य व्यवहार में आता है। इस विधि में अध्ययन कार्य अनुभवगामी पद्धति से होना स्पष्ट हुई। यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। इस विधि से परावर्तन अध्यापन क्रिया है। आवाज पहुंच रही है ठीक से? सही आ रही है भाई। अध्ययन कार्य अनुभवगामी पद्धति से होना स्पष्ट है और यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। इस विधि से परावर्तन अध्यापन प्रक्रिया है। अर्थबोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। अर्थबोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का फल है। अर्थबोध का अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना एक स्वाभाविक क्रिया है। मतलब किसी वस्तु का अर्थबोध हो जाता है तो फिर वो अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित हो जाता है, समझ में आ जाता है। वो एक स्वाभाविक क्रिया है क्योंकि हर अर्थ का अस्तित्व में वस्तुबोध होता है। अनुभव महिमा की रोशनी से वंचित होकर अध्ययन में वस्तुबोध होता ही नहीं। मतलब अगर अनुभव की रोशनी नहीं है, अनुभव की रोशनी के बगैर आप कुछ भी अध्ययन करोगे उससे वस्तुबोध होगा नहीं। अभी तक भी जितने वस्तुबोध हुई है ये सब अनुभव में ही प्रमाणित होकर अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। मानव का अध्ययन वस्तुबोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया। अब तक मानव का अध्ययन, मानव को जो है सब्जेक्टिव रूप में अभी समझने का प्रयास हुआ है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, वस्तु के रूप में अध्ययन होना संभव नहीं हो पाया है कि मानव की संपूर्णता रासायनिक भौतिक सीमा में न होकर रासायनिक भौतिक वस्तु की महिमा शरीर तक ही सीमित रहने के आधार पर मानव का संपूर्ण अध्ययन होना भौतिकवाद के अनुसार नहीं हुआ है। मतलब अब तक मानव को केवल शरीर के आधार पर ही समझने का प्रयास किया गया है और उतने आधार पर मानव समझ में नहीं आता है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही विद्यमान है और परंपरा के रूप में वर्तमान है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही है। परंपरा के लिए शरीर एक प्रधान आधार है। मतलब शरीर की अपनी एक महत्ता है परंपरा के रूप में। परंपरा का मतलब ही होता है पीढ़ी से पीढ़ी अथवा वंश परंपरा ही रहा है। शरीर परंपरा रचना विरचना के आधार के रूप में ही सीमित है, जबकि मानव परंपरा में जीवन और शरीर संयुक्त वरीय स्थिति को प्रमाणित करता है। मतलब केवल शरीर परंपरा और जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का होना वह उससे वरीय स्थिति को प्रमाणित करता है, अर्थात शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। जीवन का शरीर के साथ होने से शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। शरीर हो जीवन न हो ऐसी स्थिति में मानव होता नहीं है। इसलिए मानव संज्ञा में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप की ही स्वीकृति है। यह भी मानव की समझ में आ चुका है। शरीर ही जीवंत और निर्जीव होता है, निर्जीव का जीवन का वियोग ही है। जीवंतता ही किसी का स्पीकर खुला है मेरे हिसाब से, उसमें आवाज आ रही है कोई म्यूजिक की। शरीर ही जीवंत और निर्जीव होता है, निर्जीवता जीवन का वियोग ही है। जीवंतता ही जीवन और शरीर का सम्यक प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में मानव संतुष्टि और जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही। मतलब शरीर और जीवन के दोनों के संयुक्त रूप में ही मानव संतुष्टि और जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही है। मानव संतुष्टि के साथ जीवन संतुष्टि सार्थक होता ही है। इस तथ्य का अध्ययन पहले स्पष्ट हो चुकी है। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना मानव जीवन सार्थक होता हुआ प्रमाणित होता है।
इसी क्रम में मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया। उसी का यहाँ स्पष्टीकरण और उल्लेख है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया। इसमें भैया एक बात मुझे लगता है मैं ध्यान में बोलिए हाँ हाँ बोलते समय रह गई यहाँ पर कि जब भैया ने ये पढ़ा ना कि मानव का संपूर्ण अध्ययन होना संभव भौतिकवाद के अनुसार नहीं हुआ, ये पॉइंट ऐड कर लेना जरूरी है। आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों में नहीं हुआ जी लेकिन भैया भौतिकवाद में मानव को रासायनिक भौतिक वस्तु के आधार पे देखा गया होगा सीमित, लेकिन परंपरा में तो जीवन का अध्ययन हुआ है। जीवन का अध्ययन नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, जीवन को भी देखा गया है। नहीं, जीवन का अध्ययन मानव का अध्ययन नहीं है, शरीर का अध्ययन मानव का अध्ययन नहीं वो मैंने वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीवन और शरीर जीवन और शरीर के योगफल में मानव जो है वो अविभाज्य है, उस तरह का अध्ययन नहीं हुआ। ठीक बात। उस रूप में परंपरा में आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों जीवन का अध्ययन हुआ है, पर भौतिकवाद परंपरा में जीवन का अध्ययन नहीं हुआ है, वो स्पष्ट। भौतिकवाद में शरीर का अध्ययन हुआ जी, और जो आदर्शवाद में जीवन का अध्ययन हुआ, लेकिन दोनों के संयुक्त रूप में जो मानव का अध्ययन होना चाहिए जी वो नहीं हुआ। ठीक बात। और मानव जो है वो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही है। हाँ भैया बताइए। मैं कह रहा था कि आदर्शवाद सुनीता बहन, मैंने शायद जो है वो भौतिकवाद शब्द उल्लेख नहीं किया, वरना मैंने बताया कि पहले नहीं वो ठीक है, मैंने वैसे ही कह दिया कि ध्यान में वो बात भी मानव को केवल शरीर के आधार पर पहचानने का प्रयास किया गया, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानव केवल शरीर नहीं है ना। शरीर जो है भौतिक रासायनिक वस्तु की सीमा में है, तो उतनी सीमा में मानव का अध्ययन संभव नहीं है। जी 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 भैया। ठीक है। तो जीवन का भी जो अध्ययन है ना, वो भी परंपरा में स्पष्ट रूप से कहीं मिलता नहीं, क्योंकि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सब अलग अलग हैं, ऐसा अध्ययन मिलता है। बल्कि मन को तो यही कहा कि मन ही समस्या है मूल रूप से, और आत्मा जो है इससे अलिप्त है, अलग है, अलग तत्व है। तो चित्त अलग तत्व है, इस रूप में हुआ है। तो जीवन जो है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के अविभाज्य वर्तमानता के रूप में जीवन है, इस तरीके का उल्लेख कहीं भी नहीं है आदर्शवाद में, किसी भी दर्शन परंपरा में नहीं है। ठीक है भैया, वो हो सकता है एक स्टडी का भी मुद्दा हो, तो मतलब वो क्या कह रहे हैं उसको देख लिया जाएगा। खैर पर ठीक है, ये अविभाज्यता और एक पूरी गठन पूर्णता का भी अध्ययन, गठन पूर्णता का अध्ययन, हाँ वो भी एक चीज है। शक्तियों का अध्ययन तो मिलता है। वेदांत ये कह रहा है कि ब्रह्म का ही टुकड़ा है आत्मा जी, लेकिन हाँ, कुछ जीव दर्शन को भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्म में ही विलय हो जाता है, तो उसका अमरत्व भी सिद्ध नहीं होता है ना जी। तो आत्मा का अमरत्व भी सिद्ध नहीं होता है जी। फिर ये भी नहीं सिद्ध होता है कि बंधन में कौन पड़ा और मुक्त कौन हुआ जी। तो क्या ब्रह्म से जो उत्पन्न हो रहा है वो खुद ही बंधन में क्यों पड़ गया, तो ब्रह्म ही बंधन में पड़ा, ब्रह्म ही जो है बंधन से मुक्त हो गया, ये सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जो वेदांत है ना, वो आत्मा को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। शंकराचार्य जी ने एक सूत्र में लिखा भी है कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भैया, वो हाँ मतलब और भी दर्शन को देख लिया जाएगा, यदि फिर जरूरत है तो देखा जाए, नहीं जरूरत है तो ठीक है। ये हमें तो मानव का संयुक्त अध्ययन करना है, उस अर्थ में इतना बात पूरी हाँ, मतलब मैंने जो अध्ययन किया है दर्शनों का जी, तो जैसे षट दर्शन है उनका अध्ययन किया है मूल रूप से जी, उनमें कहीं भी उल्लेख नहीं। हाँ मैंने कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बल्कि जो पहले के 3 दर्शन है उनको तो नास्तिक दर्शन ही कहते थे, क्योंकि उसमें तत्वों की बात थी, बस पंच महाभूत तक थे जी, जिनको है ना, जिनको हम लोग न्याय वैशेषिक सांख्य कह रहे हैं जी। तो कपिल, गौतम और कणा थी, ये तीनों ने जो दर्शन दिया था उसमें केवल पंच तत्वों की व्याख्या थी जी। बाद में किसी ने उसमें जो है आत्मा को बाद में जोड़ा, बाद के लोगों ने जोड़ा, ऐसा बोलते।
ठीक है। और इसके जो पतंजलि है, पतंजलि जो है जीवन को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, वो चित्त की बात कर रहे हैं बस। जी और वो कह रहे हैं चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा जो है मोक्ष को पा जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, यानी ब्रह्म में उसका विलय हो जाएगा, ऐसा। जी तो जो जिसमें कर्तापन है वो स्पष्ट ही नहीं होता, इसलिए दर्शन का भी जो अध्ययन है ना वो है नहीं। ठीक है भैया, इसमें और अलग से बात करेंगे, कुछ दर्शनों की और भी चर्चा है, उसके बारे में देख लेंगे अलग से। जी ठीक है, मेरी जहाँ तक मैंने अपनी जो मूल्यांकन है वो रखा है, जी जी या अपनी समीक्षा है उसको मैं रख रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है उसकी जी। बात कर, और इसमें काफी गहराई से पढ़ा है चीजों को, नहीं मतलब आपने, सरसरी हाँ तौर से नहीं पढ़ा है। हाँ, नहीं मैंने देखा है आपका, आपने तो काफी गहरा अध्ययन किया है। ठीक है, इसको चर्चा अलग से कर लेंगे। फिर आगे है इसी क्रम में जो लाइन योगेश भाई ने भी पढ़ी कि मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया, उसी का यहाँ स्पष्टीकरण और उल्लेख है। मानव का सहज विधि से जीवन तृप्ति का ध्यान इसलिए आवश्यक है कि जीवन बल शक्ति का नियोजन पूर्वक ही शरीर का पोषण संरक्षण समाज गति स्पष्ट होता है। तो मानव का सहज विधि से जीवन तृप्ति का ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में जो बल और शक्ति का नियोजन है, तो जीवन बल और जीवन शक्ति का जो नियोजन पूर्वक ही शरीर का पोषण संरक्षण और समाज गति स्पष्ट होती है। जीवन ना होने की स्थिति में शरीर का संरक्षण पोषण नहीं हो पाता है। इसके विपरीत ऐसे शरीर को मृत घोषित किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष में आते हैं कि शरीर पोषण संरक्षण जीवंतता पूर्वक ही संपन्न होता है। इसलिए हम जितना जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं, जितना हम चाह पाते हैं उससे कम कर पाते हैं, जितना हम कर पाते हैं उससे कम भोग पाते हैं। परिणाम पता लगता है कि भोगने की जहां तक सीमा है वह शरीर ही है। इसके बाद ये कहा गया कि शरीर के पोषण संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग पहचान लिया गया है और समाज गति के लिए उपयोगी वस्तुओं के क्रियाकलाप को भी पहचान लिया गया है। समाज गति के लिए प्रयुक्त होने वाले अथवा उपयोगी होने वाले यंत्रों उपकरणों को भी दूर संचार नाम दिया है, जिसमें दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण समाहित है। जागृत मानव परंपरा में वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधियां निष्पन्न होती हैं और प्रमाणित होती हैं। उपयोगिता अर्थात वस्तु की उपयोगिता की सीमा परिवारगत आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव परंपरा में इसलिए ही संभव हो गया है कि जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, जितना भी उत्पादन करते हैं उतने को भोग नहीं पाते, इसीलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन सूत्र स्पष्ट हो जाता है। यह आवश्यकता से अधिक उत्पादन इस विधि से सहज हो गया कि जीवन में अक्षय शक्ति और अक्षय बल का होना, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उत्पादन कार्य संपन्न होना, इसका उपयोग शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के रूप में नियोजित होना, जो सीमित रहना अर्थात अपनी सीमाएं निर्धारित रहना होता है, यह स्वाभाविक है। यह मानव परंपरा भ्रमित होने की स्थिति में देखा गया कि कम से कम लोग उत्पादन कार्य में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करते रहते हैं। जागृति के पहले से ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव कुल में संपादित होने का प्रमाण स्पष्ट है। ऐसे होते हुए भी भटकने का कारण एक ही है। वो क्या है तो बता रहे हैं बाबा जी, हमें पढ़ाई में यह बताया गया आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित हैं, इसलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। इस नजरिए से मानव का सुविधा संग्रह की ओर ज्यादा ध्यान देना,
सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु न मिलना और आवश्यकता को अनंत मान लिया, यही भटका और भ्रम का आधार है। इस चक्कर से हम तभी छूट पाएंगे जब हम यह स्पष्ट और प्रमाणित हो जाए कि हर परिवार की आवश्यकता सीमित है, आवश्यकता को पूरा करने की संभावना ज्यादा है, जीवन शक्तियां अक्षय हैं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही उत्पादन होता है, शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं। इस नजरिए से समृद्धि की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसका स्रोत परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही है। तो उक्त विधि से परिवार की आवश्यकता निर्धारण, परिवार में ही एक या एक से अधिक व्यक्ति परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का सामर्थ्य रखता है। समझदार परिवार होने के उपरांत एक ही परिवार में 2-4 व्यक्ति ऐसी उत्पादन क्षमता वाले हो जाते हैं जब परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। तब समझदार परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने का सौभाग्य उदय होता है। इससे यह परिवार जनों के लिए प्रसन्नता और विश्वास से संपन्न होना बन जाता है। परिवार के हर सदस्य अपने में विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। स्वयं में विश्वास होने से ही श्रेष्ठता का सम्मान होना, समझदारी का प्रमाण होना, समझदारी संपन्नता के प्रमाण में व्यक्ति का व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने का प्रमाण अपने आप में उदय होता है। ऐसे उदयशील मानव के ज्ञानावस्था की इकाई होने का फलन है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसीलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है, जीवन निरंतर है, जीवन ज्ञान निरंतर है। मानवीय विचार शास्त्र ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी ही है। इसीलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्य संभावी स्थिति है। इसके लिए अस्तित्व सहज प्रेरणा ज्ञानावस्था के मानव में प्रमाणित है, नित्य प्रभावी है। इसीलिए मानव सोचने, समझने और प्रमाणित होने में प्रयत्नशील है। इस क्रम में ही मानव का अभ्युदय प्रमाणित हो जाता है। मानव का अभ्युदय अपने स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संपूर्ण समाधान के रूप में प्रमाणित हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण समाधान है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के रूप में निकलती है। यह अजस्त्र क्रिया है, यानी निरंतर अनवरत चलने वाली क्रिया है, सदा सदा बनी रहने वाली क्रिया। यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि मानव समझ के आधार पर परावर्तन होने के क्रम में अनुभव प्रमाणों को प्रस्तुत करता है, जिसके फलन में जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा प्रमाणित होना स्पष्ट होता है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अनुभव मूलक विधि से समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराने की विधि है अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होती हैं। इसी क्रम में मानव का उत्पादन है। इसी क्रम में जो कुछ भी मानव का उत्पादन है वह उसका परिवार की सीमा में उपयोग, समाज की सीमा में सदुपयोग और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील होना इंगित हो चुका है। यह भी इंगित हुआ है कि मानव की आवश्यकताएं शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति की सीमा में हैं। समाज गति अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की संयुक्त गति है। अखंड समाज अपने में पहले से सुस्पष्ट है या सुस्पष्ट हो चुका है। थोड़ा सा है, आप कहें तो इसको पूरा कर दें। एक पेज है बस। भैया मानव की आवश्यकताएं हैं क्या क्या, मतलब वो थोड़ा कहीं बता सकते हैं? मानव की आवश्यकताएं मतलब क्या, प्रश्न क्या है आपका?
मतलब मानव की आवश्यकताएं लिमिटेड है लेकिन सोर्सेज ज्यादा हैं, जैसे अभी ये मध्य दर्शन से ये समझ आता है, और मध्य दर्शन से पहले ये था कि सोर्सेज लिमिटेड है और आवश्यकताएं ज्यादा है। तो आवश्यकताएं है कितनी मानव की, वो कहीं मतलब समझा सकते हैं? यह है ना स्पष्ट रूप से आभार आभार अलंकार शरीर की जो आवश्यकता है, शरीर की पोषण और संरक्षण के अर्थ में, बस इतनी ही आवश्यकता है शरीर। तो इसमें मतलब ये आ जाता है कि अगर जो आज की डेट में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब मतलब जो इस टाइप की डिग्रीज ले रहे हैं, वो आवश्यकता में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? उसको देख लीजिए, पोषण के लिए जब पोषण नहीं हो रहा है, रोग हो रहा है, उस समय आवश्यकता है। यदि पोषण हो रहा है, निरोग है समाज, तो आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी जो डॉक्टर है, दवाई उद्योग है, ये सब है क्योंकि रोग बढ़ रहा है। रोग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक नहीं जी रहे। उत्पादन प्रणालियां जो है वो जहर युक्त हो गई हैं, इसलिए रोग बढ़ रहा है। रोग बढ़ रहा है तो डॉक्टर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो रोग बढ़ रहा है, तो दवा उद्योग बढ़ रहा है। तो यदि चीजें व्यवस्था में चलती हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत ही नहीं। हमको अस्पताल की जरूरत है या निरोगी रहने की जरूरत है? स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो स्वस्थ रहने की जरूरत है, तो स्वस्थ रहने के लिए पानी, हवा, बिजली, ये सब चीजें ठीक तरीके से हो जाए, नियोजित हो जाने से हम स्वस्थ रह सकते। ओके, ठीक है भैया और थोड़ा जोड़ दूं? हाँ, जोड़ दी। हाँ जी। वो क्या होता है कि मानव को देखते हैं तो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो दोनों की आवश्यकता अपनी अपनी जगह होती है। तो शरीर की आवश्यकता के लिए भौतिक चीजों की जरूरत रहती है, और जो जीवन की जो आवश्यकता है वो भौतिकता और आध्यात्मिकता में होती है। तो आध्यात्मिकता जो मिलती है वो उसे ज्ञानार्जन करना पड़ता है, भौतिकता के लिए विवेकार्जन करना पड़ता है, और भौतिकता के लिए विज्ञान अर्जन करना पड़ता है। ये हमारी पूरी आवश्यकता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं ये कह रहा था, एक पेज बचा है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट भैया, जो फागुनी बहन ने कहा एक बार रिपीट करेंगे आप? फिर से रिपीट कर दीजिए। फाल्गुनी बहन भैया आप ही समझाओ, समझाने का काम नहीं है मेरा। नहीं, आप वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं, उन्होंने आपने समझा। आपने कहा कि जो ज्ञानार्जन है, विवेकार्जन है, विज्ञानार्जन है, ये तीन रूप में मानव की आवश्यकताएं हैं, है ना। ये तीन तरीके से संपन्न होती हैं, है ना। ज्ञान होता है, विवेकार्जन जो है ना संबंध निर्वाह विधि से यानी व्यवहार की विधि से होता है, और जो विज्ञानार्जन है वो उत्पादन कर्माभ्यास विधि से होता है ना। ठीक है भैया, ये तीनों शब्द सुनने में नहीं आए थे, इसी को मैंने सोचा था। नहीं, ये शब्द आए हुए हैं। नहीं, मैं कह रही, आप जब फागुनी बहन ने बोला तो मैं सुन नहीं पाई ठीक से। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा था कि ये 3 शब्द रिपीट कर। तो सभी मुझे लगता है जी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई। मुझे लग रहा है अभी पिछला बार आपने पढ़ा ना, कुछ ज्यादा स्पीड से हो गया, तो देख लें, यदि लगता है आगे करना है पूरा तो कर लीजिए, नहीं तो जैसा। मैं ये कह रहा था कि मैं एक ही पेज है ये। जी हाँ, वो मैंने देख लिया, एक ही इस एक पेज को पूरा कर देता हूँ। कल जो है इसको एक बार रिवाइज करके फिर हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें जो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ ही हैं बस। तो सभी परिवार समाधान, समृद्धि, संपन्नता के उपरांत वस्तुओं को कहाँ नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप में उदय होता ही है। इनमें यह इस प्रकार से अनुभव किया गया कि मानव परिवार में समाधान, समृद्धि संपन्न होने के उपरांत उपकार प्रवृत्ति का उदय होता है। तो समझदार परिवार का जनप्रतिनिधि ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तो समाज गति के लिए जो कुछ भी वस्तुएं नियोजित होती हैं, ये सब समृद्ध परिवार से ही प्रदत्त रहता है। यहाँ तक कि हर हालत में अर्थात जितने भी जागृत होने के उपरांत भी नियोजन होता ही है। इस प्रकार समाज गति के साथ ही व्यवस्था को मानव प्रमाणित कर पाते हैं। व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ एक जनप्रतिनिधि किसी परिवार का ही रहेगा। उसके शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए जितनी भी वस्तुएं चाहिए वह सब समझदार परिवार
द्वारा प्रदत्त रहेगा। इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी, योगदान और वस्तुओं का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। इसी स्थिति गति में व्यवहित जागृत मानव परंपरा के रूप में होना पाया जाता है। जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाओं का जो मूल आशय हर मानव अर्थात हर नारी में स्वस्थ, सुंदर, सुखद, सौभाग्य संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया है। परम सौभाग्य को हर मानव में जागृति, समझ, ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में पहचान होना एक सहज क्रिया है। सुखद स्थिति गति का प्रमाण समाधान, समृद्धि, परस्पर पहचान होना, विश्वास होना पाया जाता है। सुखी होने का विश्वास भी समाधान, समृद्धि के आधार पर हो पाता है। सुंदरता को हर जागृत मानव परंपरा में व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं। व्यक्तित्व अपने में समझदारी के अनुरूप किया जाने वाला आहार, विहार, व्यवहार ही है। व्यवहार सेवन से संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। ऐसे सेवन में सेव्यता, सेविकीयता दोनों समाया रहता है। सेव्य और सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजन के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। फलस्वरूप प्रयोजन का सेवन होता ही है। प्रयोजनों का मुख्य रूप जागृति व्यवस्था में मानव और आकांक्षा का प्रमाण ही है। इन प्रयोजनों के अर्थ में हर संबंध को पहचानना समझदारी की महिमा है। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता से समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन, प्रयोग और प्रमाण वैभव है, केवल मानव में ही प्रमाणित है। यह सर्व मानव में से के लिए समान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दुबला हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, धरती के किसी भी अंगभूत देशों में हो, काल में हो। सभी मानव में समझदारी की संभावना, उपलब्धि की समीचीनता समान है। उपलब्धि का प्रमाण यह मानव परंपरा में व्यवस्था पूर्वक स्पष्ट होने का संपूर्ण गौरवमयी ढांचा खांचा होना पाया जाता है। ऐसा ढांचा खांचा अर्थात यह वैभव मानव का प्रत्यावर्तन परावर्तन विधि से प्रमाणित हो पाता है। इसका दूसरा मापदंड व प्रक्रिया होता नहीं है। समझदारी का परावर्तन प्रत्यावर्तन प्रयोजन के चलते मानव अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सूत्र और व्याख्या परावर्तित प्रत्यावर्तित होना ही प्रमाण है। यही अध्ययन, अध्यापन, मूल्य, मूल्यांकन, समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होना सर्वथा सुलभ व स्वीकृत है। यह प्रमाणित होना ही प्रत्यावर्तन परावर्तन का प्रयोजन है। यही मानव परंपरा का भी प्रयोजन है। यही नियति विधि से गम्य स्थली है। यही सर्व मानव की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको इस चैप्टर को पूरा कर रहे हैं। कल इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार। हरिहर। हरिहर। नमस्ते। हरिहर। हरिहर। नमस्कार। थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, लेकिन मैंने कहा इसको पूरा कर देते हैं ताकि कल में इसका जो लास्ट वाले पैराग्राफ है उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़े। भैया केवल लास्ट वाला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जो है ना 3-4 पैराग्राफ रिवाइज करने होंगे। कि पिछले 3-4 पैराग्राफ पूरा 1.5 पेज है उसको रिवाइज कर। हाँ, हो सके तो पिछला जो है 2-3-4 पैराग्राफ उसको अच्छे से रिवाइज करना होगा। ठीक है, कर लिया जाएगा। ठीक है, कर लिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। और बताइए। हाँ जी, बस भैया। हाँ, बाकी नमस्कार।